हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटीज क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। किस तरीके से जो चाइना है उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान होता है, उसका राइजअप होता है और कैसे वो वर्ल्ड की थर्ड मेजर पावर जो है वो बन के आती है सामने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चाइना जो है हमारा नेबर कंट्री है, हम सब जानते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि एक कार्टून के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हो कि ये वर्ल्ड की थर्ड मेजर पावर बन रही थी। तो इसकी वजह से जो अमेरिका है, जो रशिया है, उन सबको थोड़ा टेंशन होने लग जाती है कि भाई ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। तो जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे जो ड्रैगन है और ये है ग्रेट वॉल, ठीक है, ये दोनों ही जो सिंबल हैं ये चाइना के हैं। और यहाँ पे जो ये लिटिल मैन है ना, ये लिटिल जो पर्सन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई रुक जाओ, है ना, तुम जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो प्लीज थोड़ा रुक जाओ। और ये कौन हो सकता है? अभी देखिए, अगर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने वाला कौन हो सकता है? ये यूएस है ना। ये यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इमेज दे रखी है यहाँ। तो ये इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम हैं सबसे आगे और हमसे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये कार्टून में दिखाया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड की थर्ड मेजर पावर जो है वो चाइना आज की डेट में बन भी चुका है। और चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है ना, इतना तेजी से आगे बढ़ती है क्योंकि 1949 में तो चाइना जो है वो आज़ादी हुआ था कॉलोनिज्म से, ठीक है। लेकिन उसके बाद किस तरीके से इसने अपने आप को ग्रो किया, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या पॉलिसीज ये अपने कंट्री में लेकर आया, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि 1978 के बाद क्या होता है। जो चाइना है वो एक महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा था और जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स लेकर आया था ना, जो मॉडल इसने अपनाया था, जो रिफॉर्म्स इसने अपनाए थे वो काम कर गए इसकी कंट्री के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो चाइना है वो 2040 तक यूएस को भी टेक ओवर कर लेगा। मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर जो है ये बन के आएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम इसको बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों देखा गया है? क्योंकि इसके आसपास के जो रीजन्स है ना, जैसे ईस्ट एशियन ग्रोथ जो हो रही है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे आसियान हो गया है ना, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन की कंट्रीज है, जो भी ईस्ट में कंट्रीज पड़ते हैं वो सारे मोस्टली जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड है आज की डेट में। और चाइना क्या है, ऐसे देखा जाए तो एक प्रोडक्शन हब है, पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब है। ये बहुत लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो सारे कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर डिपेंड है आज की डेट में। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो श्रेय है वो इसकी पॉपुलेशन पर जाता है क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसका जो रीजनल लोकेशन है ना वो इतनी अच्छी जगह पे है कि सारी चीज़ें वहाँ अच्छे से ग्रो होती हैं, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत अच्छी भी हैं इसके कंट्री के अंदर। तो ये एक सिग्निफिकेंट वे डालते हैं, यानी एक तरीके से इसका जो श्रेय है, इसका जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से ये चाइना का जो प्रभाव है इसको कई गुना आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि 1949 में क्या है, ये आज़ाद होता है और इसमें एक पार्टी बनती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। कौन बनाता है इसको? माओ जेडोंग बनाता है, इसकी लीडरशिप में ये पार्टी बनती है। तो ये जो पर्सन है ये एक पॉलिसी लेकर आता है जिसको बोलते हैं क्लोज डोर पॉलिसी। तो क्लोज डोर पॉलिसी का मतलब ये है कि अपने देश के सारे दरवाजे बंद कर लो, अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन करो, डेवलपमेंट का काम जारी रखो, उसके बाद हम दुनिया को दिखाएंगे कि भाई हमने क्या काम किया है, ठीक है। और ये जो मॉडल होता है ये सोवियत जो ब्लॉक होता है ना, जो यूएसएसआर जो है उसी की इकोनॉमी से प्रभावित होता है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी रखते थे उस समय पे, यानी कम्युनिस्ट इकोनॉमी रखते थे उस समय पे, ठीक है। तो सोवियत मॉडल के ऊपर इसकी इकोनॉमी जो है वो आधारित होती है माओ जेडोंग के अंडर में। और लेकिन ये इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ था ना क्योंकि इसके पास पैसा भी नहीं था, बहुत गरीबी थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो इसकी वजह से क्या है, इसने ये चीज़ किया कि भाई सबसे पहले हम अपने आप को डेवलप करते हैं, उसके बाद देखेंगे, बाहर की चीज़ें बाद में खरीदेंगे और बाद में बेचेंगे, लेकिन अपने देश के अंदर ही जो लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो चाइना जो है वो पूरी तरीके से क्या करता है, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है ना उसको टाटा बाय बाय कर देता है कि भाई अभी बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाने का, उसके लिंक्स बनाने का, ठीक है। और ये पूरी तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, क्लोज डोर पॉलिसी को अपना लेता है, यानी सारे दरवाजे जो है बंद कर लेता है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, अपने आप काम करना है, ठीक। क्योंकि इकोनॉमी की कमी थी, है ना, तो इसके पास जो रिसोर्सेज थे उसी से इसका गुजारा करने के लिए चीज़ें बची हुई थी और कोई चारा नहीं था इसके पास। और बीच बीच में क्या है, इसको जो सोवियत कंट्रीज है ना उससे थोड़ी सी सलाह मिलती रहती है, थोड़ा इसको एडवाइसेस मिलती रहती हैं, वो बताता रहता है कि भाई अपनी चीज़ों को तुम ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये मॉडल अपनाता है ना, ये क्या करता है कि जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर से मतलब अपना पैसा बनाना है और फिर उसको इंडस्ट्रीज में लगाना है, ठीक है। यानी ये जो मॉडल है बड़ा डिफरेंट था
कि भाई आप अपने देश को पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस बना दो, मतलब इसकी जो बैकबोन होगी ना, पैसा कमाने का जो जरिया होगा वो एग्रीकल्चर होगा ना। लोगों को रोजगार दो, लोगों को काम दो, लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे और उससे जो पैदावार होगी और उससे जो प्रोडक्शन होके जो फायदा होगा ना, तो उसको क्या है इंडस्ट्रीज बनाने में यूज करो। क्योंकि इसके पास क्या है, पैसे की कमी थी तो टेक्नोलॉजीज वगैरह ये बाहर से गेन नहीं कर सकता था, मार्केट वगैरह में इसका कोई योगदान था नहीं उतना, क्योंकि चीजें जो बाहर से इंपोर्ट करने से बेटर है कि अपने डोमेस्टिक गुड्स को ही प्रमोट करो, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है, ऐसे मॉडल को अपनाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो इसका मॉडल था ना, ये बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, एक फाउंडेशन बना के तैयार कर देता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का। चाइना के अंदर में बहुत लार्ज लेवल पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो बन जाती हैं और इसकी वजह से क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग जो है सामाजिक कल्याण योजनाओं से भी जुड़ने लग जाते हैं, उनका सोशल वेलफेयर भी होने लग जाता है। क्योंकि चाइना जो है वो सोचता है कि भाई अगर हम अपने इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे सिटीजन्स को भी डेवलप करना पड़ेगा ना, इनको भी एजुकेट करना पड़ेगा, इनकी भी हेल्थ केयर का ध्यान रखना पड़ेगा, इनके लिए भी कुछ बेटरमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉलिसीज लेकर आता है जिसके अंडर में जो लोग हैं उनको शामिल करता है और अपनी इकोनॉमी को जिस तरीके से ग्रो करता है ना, उसी के हिसाब से जो है लोगों के वेलफेयर के लिए भी ये सोचता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे ये यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई मॉडल जो है इसका सक्सेस होने लग गया था, लेकिन एक दिक्कत आती है यहाँ पे कि जैसे जैसे इसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, 5 to 6% यहाँ पे ग्रो हो गई है, वैसे ही इसकी पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही थी। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें जो है वो पैसा क्या है, जो रिसोर्सेज है वो सारा का सारा ठिकाने लगता जा रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना, उसको कंज्यूम करने के लिए लोग भी बढ़ रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़े यहाँ पे आने लग जाते हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो सफिशिएंट नहीं हो पाती है सब लोगों के हिसाब से, लोग जो है वो वंचित रह जाते हैं, बहुत सारी नीड्स उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। और जिस तरीके से ये पैसा जो बना रहे थे ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से अपनी इंडस्ट्रीज को बनाने में, तो उसकी भी क्या है इनसफिशिएंट होने लग जाता है, उसको कोई सरप्लस नहीं मिलता है इंडस्ट्री में। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था ना शॉक थेरेपी के बारे में, कि किस तरीके से वहाँ पे क्राइसिस आती हैं, लोग जो है वो कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में स्विच अप करते हैं, तो उनकी इकोनॉमी कैसे डाउन हो जाती है। तो ऐसे ही सेम जो कंडीशन है वो चाइना के साथ भी होती है, चाइना भी कुछ ऐसे ही क्राइसिस को झेलता है, ऐसे ही क्राइसिस को फेस करता है। उसके बाद जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी धीमा पड़ जाता है, मतलब बहुत स्लो पड़ जाता है। जैसे स्टार्टिंग में एकदम से बहुत अच्छा होने लग गया था ना, सब चीज़ें होने लगी थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई मैं जो ये काम कर रहा हूँ तो मेरी पॉपुलेशन पर भी नियंत्रण के लिए मुझे काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि उसका जो लैंड मास भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है ये, तो उसमें क्या है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कम पड़ती चली जाती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए तो भाई पैसा भी उतना ही चाहिए उसी हिसाब से, लेकिन लोग भी हैं तो उनका भी कंजप्शन होता है साथ में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो उसका इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी ना के बराबर हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। और जो उसका पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो चाइना के लीडर्स होते हैं ना, वो कुछ डिसीजंस लेते हैं 1917 में कि हमें जो आइसोलेशन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, अपने एकांतवास को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें कैपिटलिस्ट मॉडल से हाथ मिलाना पड़ेगा, यूएसए से हाथ मिलाना पड़ेगा, यूरोपियन कंट्री से हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी हमारी जो तरक्की है वो हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है वो 1972 के आसपास अमेरिका से संबंध बनाने लग जाते हैं अपने, है ना, इकोनॉमिक आइसोलेशन को ख़त्म कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट से अपने रिलेशंस बनाने लग जाते हैं। और जो उनके प्रधानमंत्री होते हैं ना ज़ू एनलाई, वो क्या करते हैं 4 मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं, मतलब 4 एक तरीके से 4 सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं। जैसे एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा होता है इंडस्ट्रीज, और तीसरा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा होता है मिलिट्री। तो इन चारों चीज़ों में जो मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं उसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं ये लोग इन चीज़ों को अपनाकर। तो ज़ू एनलाई जो है वो 1972 में आते हैं और 1973 में इन मॉडर्नाइजेशन को वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद आते हैं डेंग सियाओपिंग, ये वहाँ के लीडर होते हैं और ये एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपन डोर पॉलिसी। तो ये क्या है, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आती है चाइना के अंदर। ओपन डोर जैसे मैंने बताया था ना, क्लोज डोर पॉलिसी में क्या है कि सारा जो प्रोडक्शन है, सारा जो चीज़ें हैं वो अपने देश के अंदर ही करना है, बाहर से कुछ भी लेना देना, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन जो ओपन डोर पॉलिसीज़ है तो ये अपने जो कंट्री है उसके गेट खोल देते हैं कि हाँ भाई चीज़ें जो हैं वो अब हम बाहर भी सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं कैपिटलाइजेशन वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि इनको ये समझ में आ जाता है कि कैपिटलिस्ट मॉडल जो है उससे हाथ मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल की वजह से ही जो यूएसएसआर में आंदोलन हुआ था वही उनको जो लॉस झेलना पड़ा है उसकी वजह से। तो ऐसे ही इन्होंने देखा कि भाई काम हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए हमें इसको पूंजीवाद को हमको अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को तो कम्युनिस्ट रखते हैं यानी साम्यवाद रखते हैं, लेकिन अपना जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, उसको कैपिटलिस्ट कर देते हैं। मतलब इनका जो मॉडल है वो क्या है, दोनों चीज आज की डेट में अपना रहा है, ठीक है। चाइना है ना अपनी तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के प्रभाव में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो उनकी पॉलिसीज हैं उसको कॉपी कर रहा है, ऐसा नहीं। ये अपने देश के हिसाब से सोचता था कि भाई मेरे कंट्री के लिए क्या सही है, उसके हिसाब से चीज़ों को ये करता था। तो ये क्या करता है, अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है बाहर के देशों के अंदर, और जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प लेता है अब्रॉड से, और अपने प्रोडक्शन को हाई लेवल पर लेकर जाता है। आगे हम देखेंगे कि जो चाइना है वो अपने हिसाब से काम करता है, यानी अपना तरीका है जो उसको अपनाता है। और जैसे शॉक थेरेपी में प्रॉब्लम्स हुई थी ना, जैसे उसको अमल नहीं करता है, वो उसको नहीं अपनाता है, अपने हिसाब से वो चीज़ों को चलाता है। तो जो चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे वो ओपन करता है, एकदम से नहीं ओपन कर देता सारी चीज़ें। जैसे शॉक थेरेपी में जो प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की थी, है ना, कंट्री ने फेस की थी, वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के जो लीडर्स उन्होंने फेस की थी, पूरी सरकार जो है वो गिर गई थी इसी वजह से। तो वहाँ पे ऐसे जो प्रॉब्लम हुई थी, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो, इसी वजह से जो चाइना है वो अपनी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ओपन करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्राइवेटाइजेशन लेकर आता है एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि देखिए पहले जो सारी जो चीज़ें हैं वो कम्युनिस्ट मॉडल से चल रही हैं, तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में बढ़ना है, तो सारी चीज़ों को एकदम ओपन नहीं करना है ना, उनको धीरे धीरे ओपन करना इसको सही लगता है। तो पहले चाइना क्या करता है, 1982 में प्राइवेटाइजेशन लेकर आता है एग्रीकल्चर के अंदर, फिर 1998 में लेकर आता है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो यानी पहले एग्रीकल्चर को निजीकरण करना है, फिर इंडस्ट्रीज को निजीकरण करना है, उसके बाद क्या करता है, ये ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट करता है कुछ ही स्पेशल चीज़ों के लिए, यानी जहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने एंटरप्राइजेस ओपन कर सके, सेटअप कर सके, ठीक। तो चाइना जो है वो इसी वजह से क्या है, और कंट्रीज का भी एक अट्रैक्शन बनता जा रहा था, और कंट्रीज जो है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है चाइना के अंदर करने लग जाते हैं, और बहुत सारी कंपनियां जो है वहाँ पे सेट होने लग जाती हैं, उनके मार्केट को बूस्ट मिलने लग जाता है, उनका मार्केट जो है वो काफ़ी आगे बढ़ने लग जाता है चाइना का, क्योंकि बाहर की कंपनियां जो है वो भी इन्वेस्ट करने लग जाती है इस कंट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो चाइना जो है ये अपनी जो नई पॉलिसीज़ अपनाता है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या है, एक इसको मदद मिलती है, एक अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को एक स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें मदद मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा देखने को मिलता है वो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। प्राइवेटाइजेशन जब किया था तो उससे फ़ायदा देखने को मिलता है, इनकी इकोनॉमी काफ़ी राइज हो जाती है, और जो रूरल इनकम है वो भी लोगों की बढ़ने लग जाती है, ठीक है। लोगों को जॉब मिलने लग जाती है, लोगों का, क्योंकि प्राइवेटाइज हो गई है ना चीज़ें, अब क्या है, चीज़ों की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा ना, तो लोग उतना ही पैसा जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो उनकी उतनी ही बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या है, बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, जो उनकी तादाद है उसकी बढ़ जाती है, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती है और जो उनका एग्रीकल्चर फील्ड होता है, दोनों में ही जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पे हमने देख ही रखा है कि जो उनका ट्रेड लॉज, इन्होंने जो कानून बनाए थे ना वो अपने हिसाब से बनाए थे, ऐसे कि भाई हमारे कंट्री के लिए क्या चीज़ें जो सही रहेंगी। तो इसीलिए इसको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं जिसको, SEZ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो जो चीन है ना वो पूरे वर्ल्ड पर एक तरीके से क्या करता है, पूरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है लोगों के ऊपर, और लोगों की पहली पसंद बन जाता है ना। और इसके पास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में FDI के भंडार भी हो जाते हैं, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसके पास आ जाता है वर्ल्ड का। और इसके पहले एक समय पे इसके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, बहुत गरीबी थी, है ना, इसके पास पैसा भी नहीं था, लेन देन के लिए भी इसको बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन अब इसके पास क्या है, एक विशाल भंडार हो जाता है विदेशी मुद्रा का। इसके दम पे जो चाइना है वो दूसरे देश भी इसमें निवेश करने लग जाते हैं, ये हमने देख ही लिया है। उसके बाद 2001 में क्या देखेंगे हम, कि यहाँ पे जो WTO है ना इसका मेंबर बन जाता है ये। इस तरीके से चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, तो यहाँ पे क्या है, जो चाइना की पॉलिसीज होती है ना, जो उसकी आर्थिक विश्व नीतियाँ जो होती हैं उससे एक जुड़ाव इनका बनता चला जाता है। मतलब चाइना जो है अभी सबसे इंटरेक्ट हो जाता है ना, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, US है, रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया है, जो सारे कंट्रीज हैं ये सब इससे जुड़ते चले जाते हैं, और ये भी अपना जो इन्वेस्टमेंट इनके देश में करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइना है ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हमको देखने को यहाँ पे मिलती है।
आगे हम देखेंगे कि चाइना की इकोनॉमी ने तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी, बहुत इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन वहाँ के जो लोगों की हालत थी ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सारे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। जो सारे सुधार हो रहे थे, बेनिफिट्स हो रहे थे, वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। इस वजह से जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे थे। क्योंकि बोला जाता है कि जो चाइना है वो नियरली 100 मिलियन के आसपास थी, है ना। इसकी जो बेरोजगारी, चीन में जो बेरोजगारी बढ़ गई थी और लोग जो रोजगार की तलाश में घूम रहे थे ना, वो 100 मिलियन, यानी एक तरीके से मानो तो 10 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार ढूंढ रहे थे। ठीक है, इतनी बेरोजगारी वहाँ पे फैल चुकी थी, क्योंकि प्राइवेटाइज होने से जो चीज़ें हैं वो कंपटीशन भी आती है वहाँ पे, तो इस वजह से जो लोग हैं वो ये स्ट्रगल फेस कर रहे थे। और जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गया था वहाँ पे एक समय पे। जैसे यूरोप में था ना 18th एंड 19th सेंचुरी में औरतों की जो हालत थी, तो ऐसी ही हालत यहाँ पे थी औरतों के लिए। क्योंकि जितनी तेज़ी से ये विकास कर रहा था, जितनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, है ना, जितना डेवलपमेंट ये कर रहा था लगातार, है ना, जितनी इंडस्ट्रीज़ ये खुले जा रहा था, उसकी वजह से हमारा जो वातावरण है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और साथ में भ्रष्ट सरकार। इनके गवर्नमेंट में बहुत से लीडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म में अक्सर ऐसा देखा गया है। तो वहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ें बढ़ रही थी इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी चाइना के अंदर, और इकोनॉमिक इनक्वालिटी आ गई थी। अब देखिए, जहाँ पे कैपिटलिस्ट मॉडल आ जाता है ना, वहाँ पे इकोनॉमिक इनक्वालिटी आनी ही आनी है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वहाँ पे कंपटीशन में चली जाती हैं। जो रिच हैं वो और रिच बन जाते हैं, पुअर और पुअर बन जाते हैं, क्योंकि जो अर्बन रेजिडेंट्स होते हैं, है ना, उनकी कंडीशन तो काफ़ी सही होती है, लेकिन जो रूरल लोग होते हैं ना, जो गाँव के लोग होते हैं, उनमें उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आगे हम देखें कि चाइना ने जो रीजनली और ग्लोबली तो ज़बरदस्त तरक्की कर ही रही थी, ये तो हमने देख ही लिया है, लेकिन जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लोग कौन, कंट्रीज़, है ना, कंट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। इसकी जो आर्थिक शक्ति है उसका लोहा मानती है कि हाँ भाई, चाइना जो है इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा लिया है, इतनी जल्दी इसने तरक्की कर ली है। तो लोग इससे मतलब एक इंस्पायर होते हैं कि भाई इसने ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनाई है ना, और इस पर इंटर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, क्योंकि चाइना जो है ये बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए प्रोडक्शन के मामले में लोग जो है, ये कंट्रीज जो है इसके ऊपर डिपेंड है आज की डेट में। और धीरे धीरे इन्हीं कारणों की वजह से, जैसे जापान है, यूएस है, आसियान है, रशिया है, ये भी सारे जो भी अब इनके मतभेद होते हैं, जो भी इनमें डिफरेंसेस आए थे, उन सबको भूल चुके थे कि क्योंकि भाई अब ट्रेड करना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है ना, तो परस्पर जो सहयोग है वो तो करना ही पड़ेगा ना, साथ में संबंध भी बनाने पड़ेंगे। तो फिर अगर तुम मन में खटास लेके सारी चीज़ें करोगे तो कैसे काम बनेगा। तो इसलिए क्या है, लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ो इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमें क्या है, डेवलपमेंट चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होगा। और आगे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो डिफरेंसेस है ना ताइवान के साथ चाइना के, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और चाइना जो है वो एक घनिष्ठ मित्र बन सकता है ताइवान का, और ताइवान जो है वो भी अपने सारे मतभेद भुला के चाइना के साथ अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छे से स्ट्रेंथ दे सकता है। ठीक है, 1997 के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स आई थी ना आसियान के अंदर, तो आसियान जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करने के लिए चाइना ने काफ़ी हेल्प की थी लोगों की, इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला था, है ना, इनके कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चाइना ने की थी, क्योंकि चाइना को भी पता है कि भाई कि आज अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो ये भी मेरे काम आएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से चाइना जो है काफ़ी डिप्लोमेटिक यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद चाइना क्या करता है, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है इसमें लगाता है पैसा। भाई इनको क्या है, इनकी नीतियां जो है, इनका निवेश जो है ये बताता है कि जो विकासशील देशों के साथ इसका जो रोल है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग कंट्रीज है और चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। तो इसीलिए क्या है, इनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर चाइना के साथ अच्छे से रिलेशन इनके रहेंगे, सब चीज़ अच्छा चलता रहेगा। तो चाइना जो है वो धीरे धीरे एक नई विश्व शक्ति जो है उसके रूप में उभरता जा रहा है, बनता जा रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक पिक्चर देख लेते हैं, ये है माओ लिटिल बुक, यानी माओ की एक छोटी सी बुक है, रेड कलर की बुक। तो इसमें क्या है, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। रियल माओ जो है ये है, माओ जेडोंग बोलते हैं इनको। ये क्या है, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के, जो चाइना बना था 1949 में। तो कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने ही खड़ा किया था, इन्होंने ही क्लोज डोर पॉलिसी जो है उसको अपनाई थी। तो इस बुक में क्या बताया गया है, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जिसमें क्या है, इसको ये पढ़ रहे हैं कि भाई जो देश है वो मेरे हिसाब से चलेगा, है ना। जो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं
किस तरीके से काम होगा वो ऐसे ही होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इस तरीके से ये दिखा रहे हैं ना इनकी। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है इनका नाम है हूँ, यानी हूँ जिंताओ नाम है इनका। तो ये क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई लेकर आते हैं। अब देखिए ये रेड बुक लेकर आते हैं, इस बुक में क्या है, जो चीजें हैं वो इनके हिसाब से लिखी हुई हैं कि भाई देश जो है वैसे चलेगा। और ये क्या है, पावर टाई लेकर आते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जो रेड कलर की टाई पहनते हैं, वो क्या दिखाता है, ये पावर को दिखाता है, उनकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि भाई ये जो बिजनेस है ये कितना अच्छा करता है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और एक सफल बिजनेसमैन की निशानी होती है रेड कलर की टाई होना, उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी पावर की निशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है कि भाई हम जो है कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना चुके हैं, है ना, हमने जो रेड पावर टाई है वो पहन ली है, यानी अब हमारी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट मॉडल पर चलेगी, ठीक। तो ये है हू जिंताओ, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये यहाँ पे एक साइकिल देखिए। ये साइकिल जो है ये क्या बता रही है कि जो चाइना है ना, ये ड्युअलिटी को फॉलो कर रहा है। ड्युअलिटी मतलब दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है। इसका जो पहला पहिया है ये कम्युनिज्म को दिखा रहा है, और जो दूसरा पहिया है ना ये डॉलर को दिखा रहा है। अब डॉलर का साइन क्या है, ये कैपिटलिस्ट की निशानी होती है, ठीक है। और चाइना क्यों दिखा रहा है, क्योंकि चाइना जो बाईसाइकिल है, चाइना इसका सबसे बड़ा यूज़र है, बहुत ज़्यादा मार्केट में जो साइकिल है वो यूज़ करता है, इसको बनाता है, इसका प्रोडक्शन करता है चाइना। तो इसीलिए चाइना में क्या है, इसके दोनों पहियों में इसकी ड्युअलिटी दिखा दी गई है, इसका दोहरापन दिखा दिया है, इसका दोगलापन दिखा दिया है कि भाई यहाँ पे जो है ये कम्युनिज्म को भी अपना रहा है, यानी इसकी जो गवर्नमेंट है वो तो कम्युनिज्म फॉलो करेगी, यानी पूरी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगी, उनको गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन साथ में क्या है, ये कैपिटलिस्ट मॉडल को भी लेके चल रहा है इकोनॉमी में, स्पेशली इकोनॉमी में, है ना, बाकी की चीज़ों में नहीं। तो यानी इकोनॉमी में अगर पैसा, मतलब इनके देश का ना जो डेवलप होने का फंडा है ना वो यही है कि जो सरकार है वो तो इनकी कम्युनिज्म को फॉलो करती है, यानी बहुत टाइट कंट्रोल है लोगों के ऊपर, लेकिन साथ में ये कैपिटलिस्ट मॉडल को भी अपनाते हैं जो इकोनॉमी के अंडर में, ताकि ट्रेड जो है, इनका इन्वेस्टमेंट जो है ये अच्छे से रहे। तो इसलिए क्या है, आज की डेट में हम जो चाइना की स्थिति है वो इसके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो इससे हमें पता लगता है कि चाइना ने किस तरीके से अपने आप को मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में परिवर्तित कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडो चाइना रिलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।